वर्ल्ड कप की सबसे तगड़ी टीम होने के बावजूद इंडिया ये वर्ल्ड कप फाइनल हार गई है, जो पच नहीं रहा मुझे भी और मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं पच रहा होगा जो भी क्रिकेट को समझता और जानता है। ये फैक्ट है कि भारतीय टीम हर लिहाज से इस ऑस्ट्रेलियन टीम से बेहतर थी। ना सिर्फ इस फॉर्मेट में करंटली, बल्कि शायद तीनों फॉर्मेट में ये टीम सबसे बेहतर है। ये जो टीम थी ये 2011 की टीम से भी ज्यादा इन फॉर्म थी। इन फॉर्म कह रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा बेहतर थी 2011 की टीम से, पर ज्यादा इन फॉर्म थी। इस टीम को देखा जाए, हमारी भारतीय टीम को, तो बैटिंग में हमारे टॉप 5 सभी बेहतरीन फॉर्म में थे। शुभमन गिल ने सेंचुरी नहीं करी, पर सेमीफाइनल में कर सकते थे। क्रैम्प्स के कारण अनफॉर्चुनेटली 100 नहीं कर पाए, बट फिर भी 92 उनका हाईएस्ट स्कोर रहा इस टूर्नामेंट में। विराट कोहली अपने लाइफ के बेस्ट ऑफ फॉर्म्स में थे इस टूर्नामेंट में। रोहित शर्मा बहुत तगड़ी स्टार्टिंग दे रहे थे इंडिया को। श्रेयस अय्यर मिडिल ओवर्स में अच्छा खासा स्कोरिंग रेट से रन बना रहे थे, अच्छा फॉर्म था। केएल राहुल बढ़िया फॉर्म में थे। सूर्या और जडेजा को जब जब बैटिंग मिली उन्होंने ठीक ठाक परफॉर्म किया। बॉलिंग के हिसाब से बात करी जाए तो कुलदीप यादव हो, रविंद्र जडेजा हो, मोहम्मद शामी हो, मोहम्मद सिराज हो, जसप्रीत बुमराह हो, सभी ने वक्त आने पर विकेट्स भी लिए और अच्छा परफॉर्म किया। लाइन लेंथ भी बरकरार रखी, इकोनॉमी भी अच्छी रखी और बढ़िया एक कॉम्बिनेशन के तौर पे हम खेले इस टीम में, और सभी हाईलाइट हुए इस वर्ल्ड कप में एज ए यूनिट। बात आती है क्या गड़बड़ हो गया हमारे साथ जो हम वर्ल्ड कप फाइनल हार गए। मैं इसमें हमारे टीम के प्लेयर्स को दोष नहीं दूंगा। 20% अगर हम मान भी लें कि उनकी गलती होगी, एक दो छोटी मोटी अगर चीजें गिनानी ही हैं, तो शायद ये कि थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया इंडिया से इस पिच पे। अगर थोड़ा दिमाग लगा के खेलते तो शायद 260 बन सकते थे। 260 में मिनिमम बात कर रहा हूं। वो ऐसे कि रोहित शर्मा का विकेट इस पूरे वर्ल्ड कप में ऐसा था मैक्सिमम टाइम कि 10 ओवर ही खेलना है उन्हें। 10 ओवर से अगर ज्यादा रोहित शर्मा खेल जाते, अगर वो इस तरह की अननेसेसरी रिस्क नहीं लेते, खासकर फाइनल में नहीं लेते, तो 20-25 रन का फर्क यहां पड़ जाता हमें। उसके बाद शुरू के 10 ओवर में अगर मान लो हमारे 80 रन थे, उसके बाद अगले 40 ओवर तक हर 10 ओवर में हम 50-50 रन भी बनाते, समझदारी से, सूझबूझ से, बिना अननेसेसरी रिस्क लिए, तो भी हमारा स्कोर सीधे सीधे 280 पहुंच जाता। ये बात तो क्लियर है। चलो 280 नहीं, हम 260 मान लेते हैं अभी कि इंडिया 260 बनाता फाइनल में पहले बैटिंग करके। चेस करते वक्त एक बड़ी गड़बड़ ये हो गई, शामी ने विकेट जरूर लिया अपनी दूसरी गेंद पर डेविड वार्नर का, लेकिन उनकी लाइन लेंथ सही नहीं लग रही थी। बहुत ज्यादा स्विंग कराने की जब वो कोशिश कर रहे थे आगे रख के, तब बॉल वेवर्ड जा रही थी, डाउन द लेग जा रही थी, एक्स्ट्रा 4 भी गए, मिसिंग लेग भी बहुत सारी जा रही थी, पैड पे लग रही थी ज्यादातर गेंदें, इजी सिंगल्स अवेलेबल थे। फिर उन्हें अपनी लाइन ना पुश करनी पड़ी, गुड लेंथ पे डालनी पड़ी, और वो फिर विकेट टेकिंग लेंथ नहीं रह गई। वो फिर हो गई कि हाँ, बैटर उसको अवॉइड कर सकता है खेलना, और एलबीडब्ल्यू और बोल्ड का चक्कर तो खत्म हो गया उसमें। आपको सिर्फ और सिर्फ कॉट बिहाइंड मिल सकता है अगर आप बैट अड़ाओ तो, वरना कोई चांस नहीं था मेरे हिसाब से। शुरू में जो 2 ओवर दिए थे शामी को, उनकी लाइन लेंथ सही नहीं थी, तो तुरंत सिराज को ले आना चाहिए था। 3 ओवर उनको मिलने चाहिए थे, शायद फर्क पड़ता। मे बी और मे नॉट बी की बात है, अगर एक विकेट और मिल जाता शुरू में, क्योंकि अगर ड्यू आने वाली ऐसे पिच पर तो 10 ओवर का खेल है आपके पास। उस 10 ओवर में आप जितने विकेट निकाल लोगे उतना ज्यादा एडवांटेज आपको मिल जाएगा। अगर आप चौथा विकेट निकाल लेते, अगर वो हेड का होता तो बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता, लेबुशेन का भी होता तो भी फर्क पड़ सकता था। देन अगेन थोड़ा डिफेंसिव कैप्टनसी रही मेरे हिसाब से। अगर आप 240 रन का स्कोर डिफेंड कर रहे हो, तो वो आप किसी भी हालत में सामने वाली टीम के रन रोक के उसको नहीं हरा सकते, आपको विकेट ही लेने पड़ेंगे। थोड़ा अटैकिंग होना चाहिए था। इजी सिंगल्स बहुत इजीली दे रहे थे इंडिया वाले, साथ ही साथ स्लिप नहीं थी। स्पिनर हो या पेस बॉलर हो, जब तक मैच खत्म नहीं हो जाता एक स्लिप होना चाहिए था पूरे टाइम। 2 बार ऐसा हुआ, एक बार लेबुशेन के टाइम पर, एक बार ट्रेविस हेड के टाइम पर, कि एज लगी, स्लिप में कैच होता वो, लेकिन स्लिप नहीं थी तो चौके निकल गए। ये इफ और बट वाली बातें हैं, बट वही बात है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा बट है कि हम शायद प्रेशर क्रिएट करते, 6 विकेट हो जाते उनके। उसके बाद इंग्लिश और मैक्सवेल क्या कर पाते क्या नहीं कर पाते, हम प्रेशर बना के उनके विकेट निकाल पाते, बहुत सारी चीजें हो सकती थी। बहरहाल मेरी सबसे बड़ी शिकायत यहाँ बीसीसीआई से है। ये टर्निंग ट्रैक्स का चक्कर ना प्लीज बंद कर दो। टेस्ट क्रिकेट में भी, वनडे में भी, T20 में भी बेसिक टर्न इज फाइन, बट इतने ज्यादा स्लो टर्निंग ट्रैक बना के आप इंडिया का ही नुकसान कर रहे हो, भारतीय क्रिकेट का ही नुकसान हो रहा है।
हम टेस्ट क्रिकेट में देखते हैं 2 या 3 दिन में मैच खत्म हो जाते हैं, इतना ज़्यादा स्लो एंड टर्निंग ट्रैक होता है। ऐसे में सामने वाली टीम टॉस जीत के अगर पहले बैटिंग करती है तो इंडिया के लिए भी वो भारी पड़ जाता है। ठीक है, अगर आप कॉन्फिडेंस रखो ना अपनी टीम में, अपने फास्ट बॉलर्स में भी तो कॉन्फिडेंस दिखाओ, वो भी अच्छे हैं, वर्ल्ड लेवल के हैं, शायद बेस्ट हैं अभी वर्ल्ड में, उन पे भी कॉन्फिडेंस दिखाओ। ऐसे पिच क्रिएट करो जिसमें किसी किसी में सी मूवमेंट का भी आपके पास ऑप्शन रहे, थोड़ी बैटिंग के लिए भी अच्छी रहे, थोड़ी स्पिनर्स के लिए भी अच्छी रहे, हर तरह के प्लेयर्स ना गेम में आ जाएं। अभी क्या होता है, हमारे स्पिनर्स दिन भर बॉलिंग करते रहते हैं, फास्ट बॉलर्स दिन भर में हार्डली 5 या 10 ओवर करते हैं टेस्ट क्रिकेट में, 90 में से 5 या 10 ओवर मैक्सिमम, वो भी आखिरी 2 इनिंग्स में तो शायद 2-4 ओवर ही करते हैं हमारे पेसर्स टोटल मिला के। तो कोई सेंस नहीं बनता ऐसे पिच क्रिएट करने का। ये जो फाइनल का पिच था ये हमें ले डूबा। अगर सीधी सपाट बात कहूँ तो फाइनल में अगर एक बेसिक ट्रैक होता ना, सिंपल ट्रैक होता कि हाँ पहली बैटिंग करके टीम ने 300 साढ़े 300 बना दिए और बाद में ड्यू आया, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इंडिया को। वो फाइनल के प्रेशर में आप रन चोक करने के लिए ना ऐसे पिच पे जीत सकते थे अगर बेसिक पिच होता तो। पर क्योंकि आपने पहले इनिंग के हिसाब से ऐसा स्लगिश ट्रैक बनाया जहां पूरी कोशिश करके भी 240 बना पाई हमारी टीम, एंड सेकंड इनिंग में वो पिच बहुत ज़्यादा ईज आउट हो गया ड्यू पड़ने से। देखो 10-15-20 रनों के अंतर हो जाए ना अगर ड्यू के कारण पिच में, तो दैट इज़ फाइन कि चलो 10-20 रन का ही फर्क पड़ा, पर 100 रन का अंतर पड़ गया। सेकंड इनिंग में इतना इजी हो गया था पिच कि शायद 100 रन एक्स्ट्रा बनाने पड़ते इंडिया को जीतने के लिए, तो शायद कुछ ज़्यादा हो पाता। हालांकि हाँ, प्रेशर के कारण शायद 280 रन या 260 रन का स्कोर भी इनफ हो सकता था, बट देन पिच बहुत इज आउट हो गया था। पॉइंट ये है मेरे हिसाब से इंडियन क्रिकेट को इस बात पे ध्यान देना चाहिए फॉर द फ्यूचर कि पिच ऐसे हों जो मेंटेन्ड रहें पूरे 100 ओवर वनडे में, T20 में 40 ओवर, और थोड़े सी मूवमेंट वाले पिचेस भी हों इंडिया में ज़्यादा, जिससे हमारे डोमेस्टिक सर्किट को भी इतना स्ट्रॉन्ग किया जा सके कि जब हम साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड खेलने जाएं तो हमें एलियन कंडीशंस फील ना हो, वो किसी पिच पे बाउंस हो, किसी पे कुछ हो। तो एक वैरायटी ऑफ पिचेस हमारे यहाँ हो सकते हैं क्योंकि ग्राउंड्स बहुत सारे हैं। देन हमें इन्वेस्ट करना चाहिए अब फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स में। हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट हमारे पास है ही नहीं। हार्दिक पांड्या इंजर्ड होते हैं, हमारे पास उसके उनके जैसा उनका 50% भी प्लेयर अवेलेबल नहीं है, लेट अलोन सेम लेवल का मिल जाए। क्योंकि चलो ठीक है, इतने अच्छे ऑलराउंडर्स वर्ल्ड क्रिकेट में ही ज़्यादा नहीं है, बट एटलीस्ट हमारे पास 2-4 पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स तो होने चाहिए। ये जो इम्पैक्ट सबका रूल बना रखा है आईपीएल में, ये हमारे ऑलराउंडर्स को खा रहा है, क्योंकि इस कारण जो एक्सपोजर मिलना चाहिए हमारे ऑलराउंडर्स को मिल ही नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि हम उनको ओवर्स ही नहीं देंगे। हम उनकी जगह एक कंप्लीट बॉलर को लाके टीम में बॉलिंग करा लेंगे, या फिर जो ऐसे प्लेयर्स हैं जो थोड़ी बहुत बैटिंग कर सकते हैं बॉलर, उनको हम यूज़ नहीं करते, उनके जगह प्रॉपर बैटर ले आएंगे। तो ये डिस्करेज करता है हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स को ऑलराउंडर बनने के लिए। मेरे हिसाब से ये रूल सही नहीं है। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, पर ये अभी करंटली फिर बोलने में आ रहा है। ये चीज़ हमें अभी यहाँ भी देखने को मिली फाइनल में कि हमारी बैटिंग डेप्थ जो है, 7 नंबर तक हमारे बैटर्स थे जिसमें 6 और 7 का ठीक ठाक फॉर्म था, 5 टॉप फॉर्म में थे। क्योंकि 3 विकेट जल्दी गिर गए तो हमारे चौथे हमारे विराट कोहली और केएल राहुल ने बिल्कुल ही रिस्क लेना बंद कर दिया, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं था सूर्य कुमार यादव और रविंद्र जडेजा की बैटिंग में कि वो सारे बचे ओवर खेल सकते हैं, और उनके बाद आने वाले तो हमारी टेल थी जो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकती। बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था हमारे बैटर्स को उनके ऊपर। यहीं अगर हमारी बैटिंग लाइनअप 8वें 9वें नंबर तक होती, हमारे पास ऑलराउंडर्स होते 8वें 9वें नंबर तक, तो शायद ज़्यादा रिस्क लेते केएल राहुल एंड विराट कोहली, और शायद स्कोर हमारा 20-25 रन वहां भी बढ़ सकता था मे बी। देन अगेन हमें लेफ्ट आर्म पेसर में इन्वेस्ट करना चाहिए, कोई अच्छा लेफ्ट आर्म पेसर हमें डेवलप करना चाहिए। एक और जेन्युइन क्विक फास्ट बॉलर जो 150 कंसिस्टेंटली हिट करे, उस पर हमें मेहनत करनी चाहिए। ऐसे बॉलर्स जो बैटिंग कर सकते हैं, जैसे हंगर गेकर हैं, सीएसके में खेलते हैं चेन्नई के लिए, फिर शिवम मावी है, उनको हम देख सकते हैं, हर्षित राणा है केकेआर के। ये सारे ऐसे बॉलर हैं जिनको बैटिंग आती है। रवि बिश्नोई है स्पिनर के तौर पर जिनको थोड़ी बहुत बैटिंग आती है। हमारे पास ऐसे बैटर्स भी होने चाहिए जिनको थोड़ी बहुत बॉलिंग आए, जैसे शिवम दुबे हो गए, थोड़ी बहुत बॉलिंग कर सकते हैं। तिलक वर्मा है, थोड़ी बहुत बॉलिंग कर सकते हैं। यशस्वी जायसवाल है जो थोड़ी बहुत बॉलिंग कर सकते हैं। इनको ऑफन बॉलिंग कराओ आप मैचेस में, मैच प्रैक्टिस रखो इनकी। हर मैच में अगर 10 ओवर का कोटा होता है फास्ट बॉलर्स का या स्पिनर्स का, तो आप कम से कम 2-2 3-3 ओवर इनसे करवा सकते हो, ताकि मैच प्रैक्टिस बनी रहे इनकी बॉलिंग करने की। वक्त आने पर आपको बॉलिंग दे सकें। ये सेम सिचुएशन होनी चाहिए आपके बॉलर्स की कि वक्त आने पर बैटिंग कर सकें। ये चीज़ आपको करनी चाहिए। अगर ये चीज़ आप ढंग से कर लेते हो, अच्छे से मैनेज कर लेते हो इन चीज़ों को, तो आई डोंट थिंक सो इंडियन टीम को कभी कोई तकलीफ आनी चाहिए। पिच आप फेयर रखो, ऐसे जो हमेशा दोनों टीमों के लिए इक्वली हेल्पफुल रहें। आप अपनी टीम पे भरोसा रखो, आपकी ये टीम किसी भी टीम को हरा सकती है। आपने ये जो स्पिनिंग और स्लो स्ट्राइक बना दिया ना, ये सोच के कि यार ऑस्ट्रेलिया गलती से जीत ना जाए,
जीत गई ऑस्ट्रेलिया, आपने तोहफा दे दिया, ऑस्ट्रेलिया को जितवा दिया आपने। इससे तो आप नॉर्मल ट्रैक रखते हैं ना, फाइनल में इंडिया जीत जाता था। किसी टीम के बस की नहीं है। टीम ऑफ द टूर्नामेंट अगर इंडिया को हटा के बाकी जो टीमें थी ना इस टूर्नामेंट में, वो सब अपने बेस्ट 11 भी उतार देता ना, तो इस इंडियन टीम को हरा नहीं सकते थे। इतनी तगड़ी टीम थी भारत की। ऑस्ट्रेलिया के पास 4 या 5 प्लेयर ही फॉर्म में थे ठीक से, उनका मिडिल ऑर्डर वीक हो रखा था। बॉलिंग में उनके पास टोटल 5 बॉलर तक नहीं थे। पार्ट टाइमर हेड और मैक्सवेल से उनको ओवर करवाने पड़ रहे थे 10-10। मिचेल मार्श को यूज करना पड़ रहा था। 4 बॉलर में से भी जैम्पा कोई बहुत अच्छी इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाए इस वर्ल्ड कप में, दोनों में, ना फाइनल में ना ग्रुप स्टेज मैच में। तो कुल मिला के उनके 3 ही बॉलर हमें तंग कर रहे थे, पैट कमिंस, हेजलवुड, स्टार्क। अगर नॉर्मल ट्रैक होता ना तो ये ऑस्ट्रेलिया की किसी हालत में सिचुएशन नहीं बनती कि इंडिया को ऑल आउट कर पाता। मेरे ख्याल से अगर बेसिक 280-300 रन वाला ट्रैक होता ना, इंडिया 350 मार जाती इस ट्रैक पे, और ऑस्ट्रेलिया को चेज नहीं करने देती। फिर हमारे बॉलर इतने फॉर्म में थे कि फिर तो हम इनको प्रेशर में निकाल जाते। मैच हमारा था, हमने तोहफा दिया है। बीसीसीआई आपको ये ओन करनी चाहिए, आपकी मिस्टेक है कि आपने ऐसे ट्रैक बनाए हैं। ड्यू फैक्टर इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है। अगर आपको ऐसे स्लो एंड स्लगिश ट्रैक रखने हैं तो अपने पैसों को थोड़ा सा जाने दो, फिर डे मैच करवाओ पूरा, ताकि दिन के अंदर मैच हो तो पिच दोनों टीमों के लिए समान हो, बहुत ज़्यादा चेंज ना हो। 10-15% पिच चेंज हो जाए ड्यू फैक्टर के कारण, या डे मैच में या डे नाइट मैच में, इट इज़ ओके। 50-60% चेंज हो जाए, इट इज़ नॉट ओके। ये हर भारतीय क्रिकेट फैन को जो दुख हुआ है ना, ये आपके कारण है, ये आपकी गलती है, आपको पता होना चाहिए। बाकी आगे के लिए आप ध्यान रखो कि फिर से ऐसे हार्ट ब्रेक्स ना हो। जय हिंद। ये वीडियो का पर्पस सिर्फ यही है कि आगे से इंडिया के साथ ऐसा हार्ट ब्रेक ना हो। मेरा भी हार्ट ब्रेक हुआ है, आपका भी हुआ है, पर हमारी टीम ने बेस्ट दिया है। टीम की गलती नहीं है, टीम को मत कोसना। यहाँ पिच की गलती है, यहाँ ऐसा पिच क्रिएट करा बीसीसीआई ने, यहाँ ओवर सेफ खेलने गए, ओवर डिफेंसिव हुए हमारे बीसीसीआई वाले, जो ऐसा पिच बनवाया, वहाँ गलती है।